ठीक है। नाम है देवदास। चौथे पुत्र का नाम है देवदास। देवदास। ठीक है। और देवदास ये हिंदुस्तान टाइम्स से जुड़े हुए रहे थे। हिंदुस्तान हिंदुस्तान टाइम्स के ये आपका संपादक रहे थे। हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक। दरअसल में शुरू इन्होंने नहीं किया था। जब आप अगर हिंदुस्तान टाइम्स की जर्नी देखोगे तो हिंदुस्तान टाइम्स जो शुरू हुआ वो 1924 में शुरू हुआ। कहीं किनारे पे लिख लेना इस बात को। हिंदुस्तान टाइम्स की शुरुआत 1924 में हुई। लेकिन शुरुआत में ही उस अखबार ने, अंग्रेजी का अखबार था तो उस समय इतने रीडर्स नहीं थे भारत में यूँ कहिए, तो उसको बहुत सारे आर्थिक जो संकट है वो झेलने पड़े थे। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए थे। बाद में लाला लाजपत राय जी की मदद से उसमें 40,000 रुपए का एक डेब्ट भी लिया गया था, ऋण भी लिया गया था, कर्जा लिया और फिर उसको चलाया। तो 1928 में गांधी जी ने यहाँ पर एंटर कराया देवदास को और ये हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक रहे। तो इनके चारों पुत्र कहाँ कहाँ पर हैं, कैसे कैसे हैं और उनकी अपनी क्या जीवनचर्या रही होंगी, ये आप समझ पाए। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, एक आप नाम पढ़ते होंगे, गांधी जी का पांचवा पुत्र किसको कहा गया है? तो यहीं किनारे पे लिख लेना, इनके सगे बेटे नहीं है, लेकिन उन्होंने गांधी जी को पिता एक्सेप्ट कर लिया था और पिता के रूप में गांधी जी को गोद ले लिया था। तो इनका जो पांचवा पुत्र है वो है जमनालाल बजाज। ये कहानी हम आपको बताएंगे आगे चल करके, जब आपका गांधी जी साबरमती को छोड़ने के दौर में आगे बढ़ रहे होंगे या सेवाग्राम की स्थापना के लिए महाराष्ट्र की तरफ चल रहे होंगे। ठीक है, तो ये जब हम बताएंगे तो आपने ये कहानी बहुत बार सुनी होगी कि भाई किसी ने अपने किसी बच्चे को, किसी के बच्चे नहीं है तो गोद ले लिया, गोद ले लिया, है ना? तो गोद ले लिया आपका। तो उसके अलावा अगर हम बात करेंगे पिता को गोद लेने की कहानी आपने नहीं सुनी होगी, तो इन्होंने गांधी जी को अपने पिता के रूप में स्वीकार कर लिया था। तो जमनालाल बजाज वही हैं जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट से राय बहादुर की उपाधि भी प्राप्त थी। इतनी बात क्लियर है भैया, आगे चलेंगे। अब हमने आपको बताया कि इनका जन्म 1869 में हुआ और इनकी शादी, डेट लिखना है, ऐसे लिखते चलना, 1883 में, 1883 में शादी हुई। तो मुझे बताएं गांधी जी की उम्र क्या थी? मैरिड इन मैरिड इन 1883, और उस समय पर ये आम बात थी, है ना? तब समाज में जैसी चीजें होती हैं तो व्यक्ति उसी से सीखता है ना? और उसी का सीधा प्रभाव भी होता है। तो आज के समय से तुलना मत करने लगना, कहो कि जी गांधी जी तो जो है कुल आपका, अगर हम बात करें कि लगभग 14 वर्ष हम कह सकते हैं, और इतनी ही उम्र रही कस्तूरबा गांधी की। इनका जो है आपका, अगर हम बात करें, कुल 9 वर्ष की आयु थी इनकी। तो 9 वर्ष की आयु में इनकी सगाई हो गई थी। 9 वर्ष की आयु में यानी इनका रिश्ता पक्का हो गया था। 9 वर्ष की ही कस्तूरबा गांधी थी। ठीक है, तो जब इनकी शादी हुई तो दोनों की उम्र कितनी हुई? 14-14 वर्ष हुई। तो 1883 में शादी हुई। 1888, अब पहली शिक्षा तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा तो इनकी पोरबंदर में ही हुई थी। 1888 में, 1888 में पढ़ने के लिए लंदन गए। पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए लंदन गए, लंदन गए। और किस चीज़ की पढ़ाई करने गए थे बताएंगे? क्या बोलेंगे? वेंट टू लंदन, वेंट टू लंदन फॉर स्टडीज। और क्या पढ़ने गए थे? तो यहाँ पर जो इनकी पढ़ाई ये करने गए थे बैरिस्टर बनने। क्या करने? बैरिस्टर बनने गए। पॉलिटी के क्लासेस में हमने आपको बताया था बैरिस्टर का मतलब क्या होता है, आप मुझे बताएं एक बार। हमने आपको बताया था कि आपको तीन चीज़ों में हमेशा अंतर रखना है। जैसे एक तो होता है एलएलबी, आपने सुना होगा। भाई जिनको वकालत करनी है वो कहाँ पर एडमिशन लेते हैं? वो एलएलबी में एडमिशन लेते हैं। लीगम बैकालॉरेस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? लीगम, LEGUM, लीगम बैकालॉरेस। और इसी को फिर बोला गया बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, बैचलर ऑफ बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, लेजिस्लेटिव लॉ, LLB। अगर कोई व्यक्ति LLB करता है तो उसको बोलते हैं कि ये व्यक्ति क्या है, इसके पास डिग्री हो गई है वकालत की। लेकिन अगर वो कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रखता है जब तक उसको लॉयर ही कहा जाएगा। जिसके पास LLB की डिग्री है वो कौन है? लॉयर। लॉयर, याद रखेंगे इस बात को।
और अगर वो किसी के पक्ष में कोर्ट में जाकर के बहस कर रहा है या किसी के पक्ष को रख रहा है, तब उसको बोलते हैं हम अधिवक्ता अर्थात एडवोकेट। तो अंतर समझ में आया? एक अगर हम बात करें, आपका जो वकील है उसके पास डिग्री है, और अधिवक्ता क्या है, एडवोकेट क्या है, जो पक्ष रख रहा है कोर्ट में। भाई अगर आपने डिग्री प्राप्त कर ली, मान के चलो मेरे पास लॉ की डिग्री है, ठीक है, अब मैं उसकी कहीं वकालत नहीं करता, तो इसका मतलब क्या है, मैं एक लॉयर भी हूं, मैं खुद को कह सकता हूं। जब तक मैं कोर्ट में किसी का पक्ष नहीं रखूं, मान के चलो कल को भविष्य में मुझे अपना कोई पक्ष रखना पड़े, तो उस समय पर मैं क्या हो जाऊंगा, उस समय पर मैं एडवोकेट हो जाऊंगा, एडवोकेट हो जाऊंगा। और अगर आप कानून की पढ़ाई लंदन से करते हैं, ब्रिटेन से करते हैं, तो फिर उसको क्या बोला जाता है, फिर उसको बोला जाता है बैरिस्टर। तो तीनों टर्म्स का अंतर समझ में आया? लॉयर ओनली डिग्री, एडवोकेट जब वो कोर्ट प्रैक्टिस कर रहा है, और आपका बैरिस्टर का मतलब है आपका कहाँ से, आपका लंदन से, यानी कि ब्रिटेन से वो आपका कानून की डिग्री को प्राप्त करे, तो उसको बैरिस्टर। तो गांधी जी बैरिस्टर बनने गए, बैरिस्टर गांधी जी कहाँ गए, बैरिस्टर बनने गए, और इनका ये 3 साल का प्रोग्राम था। तो 3 साल में इनकी पढ़ाई हो गई। तो पढ़ाई कब खत्म हो गई इनकी, 1891 में। कब खत्म हो जाएगी बताएंगे पढ़ाई? 3 साल की इनकी पढ़ाई थी, यानी कि 1891 में इनकी पढ़ाई खत्म हो गई। 1891, 1891 में लंदन से वापस आ गए, लंदन से वापस आ गए। ये अब सब क्वेश्चन बनता है इनसे, वर्ष पूछ लेता है, इनकी आयु पूछ लेता है, वापस आ गए। अब ये क्वेश्चन दिखाएंगे, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन पूछा। और वापस आने के बाद में रिटर्न फ्रॉम लंदन, रिटर्न फ्रॉम लंदन इन 1891। और यहाँ आकर क्या करते हैं, फिर यहाँ आकर के इन्होंने आपका याद रखना, बम्बई में अपनी वकालत शुरू कर दी, बम्बई में वकालत शुरू कर दी, वकालत शुरू कर दी, अपनी प्रैक्टिस यहाँ पर ये करने लग गए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगली बात आती है। तो 18 ये यहाँ पर ये काम कर रहे थे, तो इनको जो है एक ऑफर मिलता है, और वो ऑफर मिला इनको आपका अब्दुल्ला कंपनी से, जो शेख अब्दुल्ला कंपनी थी आपका दक्षिण अफ्रीका में। उन्होंने गांधी जी से कहा कि भाई आप जो है आकर के हमारी कंपनी का एक अपना डिस्प्यूट है आपस में, ठीक है। तो 40,000 पाउंड का एक डिस्प्यूट था उनका, आपस में चल रहा था। 40,000 पाउंड मतलब उनके एक सहयोगी थे, ठीक है। तो वो पैसे को आपस में लेन देन को लेकर के एक डिस्प्यूट था, कंपनी का मामला था। तो उन्होंने गांधी जी से 1 वर्ष का करार किया इसके लिए, कि भाई आइए आपका 1 वर्ष का जो भी खाना खर्चा रहना है, ठीक है, यहाँ पर। और प्रथम श्रेणी का टिकट, यानी कि जो आपका रेलवे में समझते हैं ना आप, जैसे आप देखते होंगे रेलवे में आपका AC 1 होता है, AC 2 होता है, AC 3 होता है, ठीक है। AC 1 समझ रहे हैं? मतलब एक सीट होगी पूरे उस पर एक साइड में। AC 2 में क्या होगा, 2 सीट होंगी ऊपर नीचे। AC 3 में क्या होगा, 3 सीट होगी, 1 2 3, 3 टियर बोलते हैं जिसको। तो ऐसे ही वहाँ पर अफ्रीका में आपका श्रेणी के हिसाब से विभाजित थी रेलवे। तो उनको गांधी जी को प्रॉमिस किया कि भाई आपको जो है प्रथम श्रेणी का टिकट मिलेगा, प्रथम श्रेणी का। तो इस तरह से गांधी जी से संवाद हुआ, और गांधी जी को ये ऑफर मिला 1893, 1893 में गांधी जी ने इसको एक्सेप्ट किया। 1893 में दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए। किसका? शेख अब्दुल्ला का, शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए। थम्स अप करके बताएं, चीजें समझ में आ रही है ना? मुकदमा लड़ने गए, लड़ने गए, ठीक है। वेंट टू साउथ अफ्रीका, वेंट टू साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी जब शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए, तो किस बंदरगाह पर पहुंचे थे, किस बंदरगाह पर, ठीक है, कौन से बंदरगाह पर वो पहुंचे? तो आप कहेंगे उनका जो बंदरगाह था वो था यहाँ पर, ये पड़ता था बंदरगाह आपका डरबन, नटाल का डरबन बंदरगाह था, सॉरी, क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो पड़ता था ये गए यहाँ पर नटाल, नटाल के डरबन बंदरगाह पर। नटाल एक जगह है जहाँ पर गांधी जी ने आपका, आप जानते हैं, नटाल कांग्रेस की स्थापना भी की। नटाल एक क्षेत्र है दक्षिण अफ्रीका में। नटाल के डरबन बंदरगाह पर, डरबन बंदरगाह है, वहां पर ये पहुंचे। और इनके स्वागत के लिए कौन आए? खुद शेख अब्दुल्ला आए। एक बड़ी कंपनी चलाते थे। और क्या मामला क्या था, मैंने आपको बताया, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का मामला था। कंपनी कौन सी थी? दादा, मतलब पार्टनर्स का ही आपस में मामला था, दादा अब्दुल्ला
एंड कंपनी, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का मामला था। ओके। और ये मामले क्या था आपका, कितनी राशि का मामला, और ये मामले क्या था आपका, कितनी राशि का मामला था ये, तो याद रख लेना, ये 40,000, 40,000 पाउंड का मामला था। 40,000 पाउंड का मामला था। इसी के लिए गांधी जी को उन्होंने बुलाया और गांधी जी से कहा कि भाई हम आपको जो है 105 पाउंड, 105 पाउंड मासिक वेतन देंगे। मासिक का मतलब समझते हैं ना, मंथली सैलरी। कितनी सैलरी तय हुई गांधी जी की, 105 पाउंड वेतन देंगे। एक वर्ष का, एक वर्ष का एक करार हो गया। ठीक है, साइन हो गए आपस में। प्रथम श्रेणी का टिकट गांधी जी को दिया गया। प्रथम श्रेणी का टिकट, आप जहाँ कहीं भी यात्रा करेंगे तो आपको प्रथम श्रेणी का टिकट मिलेगा। ओके, आपका रहना खाना जो है वो सब फ्री होगा। यानी कि 105 पाउंड तो ये समझिए अतिरिक्त हैं, आपके परिवार के लिए हैं। तो इतने अच्छे उस समय पर तो आप जानते हैं कि भाई जब जिम्मेदारी आ जाती है व्यक्ति के ऊपर, जब उसका परिवार होता है, जब उसके बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो उस समय पर तो ये बहुत बड़ा ऑफर था और गांधी जी ने सहर से इसको स्वीकार किया, बहुत खुशी से इसको एक्सेप्ट कर लिया। और उन्होंने कहा कि ठीक है, इस मामले के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, प्रथम श्रेणी का टिकट। तो अफ्रीका में क्या था कि अफ्रीका में रंग भेद बहुत था, कलर डिस्क्रिमिनेशन बहुत था, काले और गोरे का जो भेद है ये बहुत था। जैसे आप देखते होंगे ब्रिटिशियर्स के मन में तो बहुत ज़्यादा है, अंग्रेजों के मन में तो अब भारतीयों के लिए बहुत ज़्यादा है। 1948 का आप देखना कभी, 1948 का हॉकी, हॉकी का वर्ल्ड कप था 1948 का। और वो जो हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, यानी कि अगले ही वर्ष की बात है। और हम जिनसे आज़ाद हुए थे उन्हीं से हम फाइनल खेल रहे थे और लंदन में ही खेल रहे थे। तो स्टेडियम से आवाज़ ये आई थी हम इंडियंस के लिए, स्लेव स्लेव स्लेव। इन लंदन वालों की मन में आपका, आप समझिए भारतीयों के लिए क्या भाव थे, और हमारे खिलाड़ियों को इन्होंने स्लेव स्लेव कह करके ग्राउंड में खूब पुकारा था, है ना, हमको ये दास समझते थे। तो किशन लाल जी कैप्टन थे हमारी टीम के 1948 में, और गोल्ड जीत के आई थी हॉकी इंडिया टीम, आप जानते ही होंगे। तो देश प्रेम मतलब एक अलग लेवल का था हमारे खिलाड़ियों में, अपने देश को रिप्रेजेंट करने का। इसी बात को तो दुख होता है हमें, है ना, जब हम आपको कोहली के बारे में संवाद करते हैं। नो डाउट कोहली इज ए ग्रेट प्लेयर, कोहली की अपनी खेलने की शैली अलग है। लेकिन जब हम देखते हैं आपका, किनको, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद को जब आपका जर्मनी की ओर से खेलने के लिए स्वयं हिटलर ने मैदान में देखते हुए कहा था, तो उनको ऑफर दिया था उस देश की नागरिकता का, उस टीम से खेलने का, पैसे का, सब कुछ ऑफर उनको दिया कि आप हमारे देश में रहिए। तुम्हारे देश ने तुम्हारे लिए क्या किया है मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद जी ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी, उन्होंने कहा था कि मेरे देश का कर्तव्य नहीं बनता हमेशा कि वो मेरे लिए क्या करे, ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने देश के लिए क्या करूँगा। ये एक इंडिविजुअल का कर्तव्य बनता है, हर एक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वो अपने देश के लिए क्या करेगा। और देश का लिए करने का मतलब होता है कि देश के लिए प्रति उसकी क्या भावना है, और जिन्होंने हमारा शोषण किया है उनके प्रति हमारी क्या भावना है। तो जितने भी लोग अब तुम देखते हो लंदन वगैरह शिफ्ट हो जाते हैं, तो मतलब वो उनकी अपनी व्यक्तिगत चॉइस है, और ये हमारी भी अपनी व्यक्तिगत चॉइस है। तो हमारी अपनी व्यक्तिगत चॉइस का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देश प्रेम जो जिन लोगों को मतलब भारतीय लोग फॉलो करते हैं, जिनको लोग बनाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मान के चलो कि मुझे यहाँ देश में बच्चों का प्यार मिला, ठीक है, बहुत प्रेम मिला, और हम आप ही की तरह एकदम से सामान्य परिवार से, और यहाँ तक का सफ़र आप सब लोगों के प्यार की बदौलत तय हुआ, और कल को आपको पता चले कि भैया दुबई में सेट हो गए हैं, दुबई चले गए हैं रहने, तो या आपको पता चले लंदन चले गए रहने, तो कैसा लगेगा, सोच के देखिए। हालांकि उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इमेजिन करिए। तो आप सोचोगे ना, 200 वर्षों तक जिन्होंने हमारा शोषण किया, जिन्होंने हमारे 6.5 लाख लोगों को शहीद कर दिया, 6.5 लाख लोगों की हत्याएं कर दी, निर्मम हत्याएं कर दी, ये तो सरकारी आंकड़ा है। तो हमारा खून खौल उठता है ना, इस एक बात के लिए कि हमारे अंदर वो भावनाएं शेष होनी चाहिए, शेष होनी चाहिए। तो वहां पर बहुत कलर डिस्क्रिमिनेशन था। तो कलर डिस्क्रिमिनेशन के चलते मतलब कोई लिखित प्रावधान नहीं था वहाँ, कोई ऐसा मतलब कोई राइट नहीं था ऐसा साउथ अफ्रीका में। बस लोगों के अंदर एक भावना थी, उनके मन में भावना थी कि जितने भी आपका ये लोग हैं, ये जो काले काले लोग होते हैं, सांवले लोग होते हैं, ये सब पिछड़े लोग होते हैं, निम्न लोग होते हैं। दुनिया में आप जानते हो ना, इस तरह से बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया गया। हिटलर ने तो आंखों के कलर के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन कर लिया था, है ना।
उसने कहा था ना नीली आंखें वाले जो हैं वो